नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी का चुनाव मंच। आज दिन भर हम 2024 के इस लोकसभा इलेक्शन की चर्चा करेंगे। देश के बड़े बड़े नेता मंत्री हमारे इस मंच पर मौजूद होंगे और मेरे पहले मेहमान हैं मोदी सरकार के, भारत के रेल मंत्री, आईटी मंत्री, कम्युनिकेशंस मिनिस्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी। प्लीज जोरदार तालियां। सर बहुत स्वागत आपका। इतना एक पन्ना तो मेरा आपके डिपार्टमेंट लिखने में लग गया। सर ये बताएं कि मैं मैनिफेस्टो देख रहा था, मुझे पता लगा मैनिफेस्टो में आपका कंट्रीब्यूशन है, कैंपेन में आपका कंट्रीब्यूशन है, रेल आप चलवाते हैं, फोन आप चलवाते हैं, फोन आप बनवाते हैं, 5G 6G सर आप सब कुछ आप कर रहे हैं। तो मोदी साहब के पास लोग कम है या आप सुपरमैन है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने डेवलपमेंट का एक ऐसा मॉडल प्रस्तुत किया है जो दुनिया भर में आज जिसकी प्रसिद्धि हो रही है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट का। तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट एक आप सोचो, देश के, समाज के हर वर्ग और देश के हर क्षेत्र में मोदी जी के विकास का एक प्रभाव दिख रहा है। चाहे गरीब से गरीब व्यक्ति हो, उसके जीवन में भी आज एक बड़ा एक स्थायी परिवर्तन आया है। कोई भी जो टोटली अनकनेक्टेड एरियाज थे, नॉर्थ ईस्ट के एरियाज देख लो, सिक्किम देख लो, हिली एरियाज देख लो, उन सब जगह पर भी कनेक्टिविटी पहुंची। तो देश के हर क्षेत्र में आज इंक्लूसिव डेवलपमेंट का एक प्रभाव आया है, वो मोदी जी का काम। लेकिन सर ये जो आपने बताया, इतनी कनेक्टिविटी, इतना काम हो गया देश में, राहुल गांधी को क्यों नहीं दिखाई देता? वो तो पैदल चक्कर मार चुके पूरे देश का। अब उनकी बात मैं क्या करूं, उनको उनके जो एडवाइजर समझा देते हैं, उसी पे चल देते हैं। अभी हाल ही में वो क्वेश्चन कर रहे थे कि रेलवे में क्या हुआ। जी, मैं बहुत स्पष्ट तौर पे बताना चाहता हूं, आंकड़ों के साथ देखना चाहिए राहुल जी को भी और उनके एडवाइजर्स को भी। अगर हम 2004 से 2014 वाला पीरियड देखें और 2014 से 2024 वाला पीरियड देखें, बहुत स्पष्ट तौर पे दिखाई देता है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रेलवे का किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन किया। 2014 में जब रेलवे की जिम्मेदारी आई थी इस देश में मोदी जी की सरकार पर, हालत ऐसी थी कि क्या कहें। आप देखो, यूपीए के 10 वर्षों में कुल मिला के 5000 किलोमीटर मात्र रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था। 5000, इतना बड़ा देश, इतना बड़ा नेटवर्क। मोदी जी ने 10 साल में 44,000, कहां 5000, कहां 44,000, 44,000 किलोमीटर्स का इलेक्ट्रिफिकेशन किया। देश में रेलवे की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए ट्रैक्स की जरूरत है, पटरियों की जरूरत है। आप सोचो, 4 से 14 के पीरियड में मात्र 17,000 किलोमीटर पटरियां ऐड हुई। मतलब 2014 में 4 किलोमीटर पर डे के हिसाब से नई पटरियां बनती थी। मोदी जी ने ऐड की 31,000 किलोमीटर नए रेलवे ट्रैक, 31,000 किलोमीटर नए रेलवे ट्रैक। जो 4 किलोमीटर पर डे के हिसाब से रेलवे की पटरियां बन रही थी, आज मोदी जी के टाइम में बन रही है 14.5 किलोमीटर, 14.5 किलोमीटर पर डे। एक भी स्टेशन का रीडेवलपमेंट 2004 से 2014 में नहीं हुआ था। आज 1320 स्टेशनों का रीडेवलपमेंट का काम चल रहा है और दुनिया का सबसे बड़ा स्टेशन रीडेवलपमेंट प्रोग्राम है ये दुनिया का। कोचेस बढ़ाए तभी जाके ज्यादा लोग ट्रेवल कर पाएंगे। 32,000 कोच मैन्युफैक्चर हुए थे 4 से 14 में, 54,000 अब 14 से 24 में। इलेक्ट्रिक लोको 2000 हुए थे, अब 6,500। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की कितनी इंपॉर्टेंस है हम सब समझते हैं। 2014 से पहले आप सब बैठे हो, गैस करो कितने किलोमीटर फ्रेट कॉरिडोर कंप्लीट हुआ था, गैस कीजिए। 2004 में काम चालू हुआ था, 2004 से 2014 में 0 किलोमीटर, 0। 2014 से अब तक 2,700 किलोमीटर। ये मोदी जी का काम। फिर राहुल जी की बात करूंगा। उनकी शिकायत यह है कि आप लोग बस इलीट ट्रेनें चला रहे हैं, वंदे भारत, फैंसी डिब्बे, कोचेस आपने चला दिए, आम आदमी की ट्रेन के डिब्बे, जनरल के डिब्बे कम कर दिए। उन्होंने कहा सजा हो गई आम आदमी के लिए। एकदम गलत है, एकदम निराधार है। मैं पार्लियामेंट में इसका जवाब दे चुका हूं। एब्सोल्युटली क्लियर है, करीब करीब 2/3 कोचेज नॉन एयर कंडीशनड होते हैं और 1/3 कोचेज हैं जो कि एयर कंडीशनड है। और ये रेशियो लंबे टाइम से चला आ रहा है। और अभी अगर आप देखो, अमृत भारत ट्रेन जो लॉन्च हुई है, जो पहली 2 ट्रेन बनी, वर्ल्ड क्लास ट्रेन बनी है।
आपकी पहली जो मालदा से और दूसरी बिहार से दिल्ली के लिए है, इतनी शानदार उसकी पेट्रोनेज है, 180% के आसपास उसका टोटल ऑक्यूपेंसी आ रही है। एब्सोल्युटली पूरी की पूरी नॉन एयर कंडीशन ट्रेन है, लेकिन 100% वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड्स पे बनी। तो ऐसा नहीं है कि इलीट वाली बात है, बिल्कुल भी इलीट वाली नहीं है। रेलवे का अगर आप इनकम पिरामिड में देखो, रेलवे के लिए सबसे प्राइम जिनकी सेवा करनी है वो है लो इनकम वर्ग और मिडिल इनकम वर्ग। जी सर, लेकिन एक जो वादा आप लोगों ने अपने मैनिफेस्टो में किया, आपने किया, आपका डिपार्टमेंट ने, क्योंकि हम वेटिंग की प्रॉब्लम को खत्म कर देंगे, वेट लिस्ट की प्रॉब्लम को खत्म कर देंगे। सर ये अगर हो गया तो क्रांति है एक किस्म की। कैसे होगा लेकिन ये? देखिए, बहुत लंबे टाइम से, चाहे आप लालू जी का जमाना देखो, चाहे ममता जी का पीरियड देखो, उस पीरियड में केवल और केवल एक चीज होती थी कि नई ट्रेन अनाउंस कर दो बस। ट्रेन चलाने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, पटरियां चाहिए, स्टेशन चाहिए, सिग्नलिंग सिस्टम चाहिए, ऊपर बिजली का तार चाहिए, नए लोकोमोटिव्स चाहिए, नए कोचेस चाहिए, इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। मोदी जी ने आके इस पूरे सिस्टम को चेंज किया। उन्होंने कहा कि हमें कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, तभी जाके हम ज्यादा से ज्यादा लोगों की सेवा कर सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको जो आंकड़े दिए कैपेसिटी बढ़ाने की, ट्रैक बढ़ाने हो, कोचेस मैन्युफैक्चरिंग करनी हो, लोको मैन्युफैक्चर करने हो, पटरी ज्यादा बिछानी हो, ओवरहेड इलेक्ट्रिक बढ़ाना हो, वो सब बढ़ाया। और अभी जिस पेस पे काम चल रहा है, पिछले वर्ष अगर आप देखो, जो 31 मार्च को देश जो वर्ष खत्म हुआ, बेल्जियम का या ऑस्ट्रिया, मतलब पूरे पूरे देश का जितना रेलवे नेटवर्क होता है, उतना रेलवे ट्रैक नए जोड़े गए भारत में एक अकेले वर्ष में। तो जब इतनी कैपेसिटी बढ़ती है, तब आप ज्यादा लोगों को कैरी कर सकते हो। तो ये अगले 5-7 वर्षों के अंदर अंदर इतनी कैपेसिटी बढ़ जाएगी कि प्रैक्टिकली वेटिंग लिस्ट वाली प्रॉब्लम पूरी सॉल्व हो जाएगी। सर एक सवाल आपसे मुझे लगता है हर बार पूछा जाता है, इस बार भी पूछेंगे, बुलेट ट्रेन का क्या हुआ? अभी आपने अनाउंस कर दिया हम 2-3 बुलेट ट्रेन और चलाएंगे। बुलेट ट्रेन बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट होता है, और इसीलिए इसमें पहले प्रोजेक्ट में जो डिजाइन के जितने भी चैलेंजेस थे, आप जैसे कोई भी गाड़ी अगर चलाते हो, तो जैसे ही आप 60-70-100 की स्पीड तक पहुंचते हो, उसके वाइब्रेशंस, उसको बैलेंस करना, उसको मेंटेन करना बहुत एक कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी होती है। इसीलिए जब 2017 में बुलेट ट्रेन पे काम चालू हुआ, पहले 2 वर्षों में, 2-2.5 वर्षों में उसकी पूरी डिजाइनिंग हुई। डिजाइन होने के बाद में काम चालू हुआ। आज की तारीख में ऑलरेडी 300 किलोमीटर के जो कंप्लीट कंस्ट्रक्शन वर्क है वो हो चुका है। 8 नदियों के ऊपर ब्रिजेस बन चुके हैं, स्टेशंस बन गए हैं, और 2026 में पहली बुलेट ट्रेन का पहला सेक्शन खुलेगा। और आज देश में इतनी कैपेसिटी आ गई है, इतना लर्निंग आ गई है। देखो, मोदी जी ने, अगर आप देखो, मोदी जी के 10 साल के इस पीरियड में एक जो सबसे बड़ा फंडामेंटल चेंज आया है, वो है माइंडसेट का चेंज। पहले देश में सोचते तक नहीं थे कोई बड़ा काम करने का। मोदी जी ने आने के बाद में बड़ा सोचो, उसके लिए तैयारी करो, मेहनत करो, बेस बनाओ और उसको मेटिकुलसली एग्जीक्यूट करो। और देश में अपनी खुद के टैलेंट के ऊपर, अपनी क्षमता के ऊपर विश्वास करना सिखाया मोदी जी ने। बहुत बड़ी बात है ये। जब देश अपने खुद के टैलेंट पे विश्वास करता है, वही जाके देश आत्मनिर्भर बन पाता है। तो आज जो 3 नए कॉरिडोर अनाउंस हुए हैं, वेस्ट में ऑलरेडी पहले कॉरिडोर पे काम चल रहा है, ईस्ट में, नॉर्थ में और साउथ में 3 नए कॉरिडोर बनेंगे। ये देश की नई क्षमता, नए आत्मविश्वास का सूचक है। सर आपके मैनिफेस्टो में यह भी लिखा है कि हम लाखों करोड़ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करेंगे, भारत को हम मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाएंगे। अब ये देख रहे हैं कुछ टाइम से प्राइम मिनिस्टर का बहुत फोकस है सेमीकंडक्टर यूनिट्स को भारत में लाने का। तो आपने मुझे एक इंटरव्यू में आपने बताया था, वो बेसन के गट्टे जैसे जो बनाते हैं वो सेमीकंडक्टर की चिप्स को। सर क्यों है ये इतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए, और कब तक हम ये करेंगे? अगर आप देखें, जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मेक इन इंडिया लॉन्च किया था, तब बहुत एक महत्वपूर्ण देश के लिए टर्निंग पॉइंट था। ये टर्निंग पॉइंट इसलिए था कि भारत में इतनी बड़ी एंटरप्रेन्योरियल शक्ति है, इतनी ताकत है। ये देश एक कुछ ही 3-4 शताब्दियों से पहले दुनिया का 25% के आसपास का जीडीपी भारत से आता था। भारत में बनी हुई चीजें दुनिया भर में प्रसिद्ध होती थी, दुनिया भर में एक्सपोर्ट होती थी।
कांग्रेस के पहले 4 दशक 1950 से लेकर 1990 वाले देवर लॉस्ट डेकेड्स। इन 4 दशकों में भारत के पूरे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, भारत की एंटरप्रेन्योरियल ऊर्जा को, भारत की एक जो आत्मविश्वास को पूरी तरह से एकदम उसको डाउन करके रखा कांग्रेस ने। देश में जो रोजगार पैदा होना चाहिए था मैन्युफैक्चरिंग से, उसकी शुरुआत हुई जब मोदी जी ने मेक इन इंडिया आरंभ किया। आज आप देखो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 12 लाख नए रोजगार उत्पन्न हुए 10 वर्षों में। एक अकेले एप्पल का अगर एग्जांपल लो, एप्पल की फैक्ट्रीज में आज 1.5 लाख लोग काम कर रहे हैं। ऐसे मॉडर्न मशीन्स को बिल्कुल नौजवान उसको हैंडल कर रहे हैं और इतने कॉन्फिडेंस के साथ हैंडल कर रहे हैं। मैं भी एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूं। एसएमटी मशीन कैसे होती है, जब हम सोचते थे एसएमटी मतलब सबसे कॉम्प्लेक्स मशीन होती है, आज यंग नौजवान उसको हैंडल करते हैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ। वो एक बहुत बड़ा चेंज है। सेमीकंडक्टर भी उसी लाइन में है, क्योंकि सेमीकंडक्टर सारे इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए रॉ मटेरियल है। अगर सेमीकंडक्टर है देश में और आज की जियो पॉलिटिकल चिप्स बनाने की क्षमता है, वो देश इकोनॉमी में, डिफेंस में, स्ट्रैटेजी में, हर चीज में आगे निकल सकता है। इसीलिए मोदी जी ने जो 1960 से जो प्रयास चल रहा था, 1962 से, उस प्रयास को मोदी जी ने आके कंप्लीट किया और 4 सेमीकंडक्टर प्लांट ऑलरेडी जिसपे तेजी से काम चल रहा है और दिसंबर 2024 में पहली मेड इन इंडिया चिप भारत के फैक्ट्री से निकलेगी। अब जरा सर वो उस सब्जेक्ट पे आ रहा हूं मैं, जैसे रेल हर किसी से जुड़ा हुआ है, ऐसे ही दूसरा सब्जेक्ट है आप लोगों के फोन, कोई शिकायत हो फोन की तो बताइएगा, मंत्री जी अभी यहीं पर हैं। कोई कॉल ड्रॉप होता है? अब कॉल ड्रॉप की प्रॉब्लम होती है किसी को? नहीं होती। देखिए सिग्नल की सबने प्रॉब्लम कहा होती है नहीं, किसी को? आवाज नहीं आ रही सर, मैं तो पूछ रहा हूँ। सबने कहा नहीं। सिग्नल की आपने प्रॉब्लम सुना कहीं नहीं? होती हो? 5G चल रहा है? 5G चलता है सर? 5G की शिकायत है, सब जगह नहीं चलता, सब जगह नहीं चलता। एक्सीलेंट बोल रहे हैं सब। चलिए मैं आपको बताता हूं 5G। भारत में 5G का रोल आउट, दुनिया में फास्टेस्ट 5G रोल आउट हुआ है तो भारत में हुआ है। देखो अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने 5G लॉन्च किया। विद इन अ शॉर्ट टाइम फ्रेम 4,30,000 साइट्स, कितने महीने हुए हैं? 16-18 महीने हुए करीब। 4,30,000 साइट्स ऑलरेडी 5G की अप हो गई है और वर्ल्ड के टॉप 2 इकोसिस्टम में आज भारत 5G में आ गया है। केवल 5G रोल आउट नहीं, मोदी जी ने देखो किस तरह से हमारे नौजवानों के लिए भविष्य बनाने के लिए 100 यूनिवर्सिटीज में 5G लैब्स खोली है, 100 यूनिवर्सिटीज में। और दुनिया के किसी देश में इतना बड़ा कोई कार्यक्रम हाथ में नहीं लिया जिसमें नौजवानों को 5G और 6G टेक्नोलॉजीज के लिए तैयार किया जाए। आज टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग, जो कि कभी भारत में सोची नहीं जाती थी, वो सैम पिट्रोडा जी वगैरह, मतलब ऐसे ऐसे एक टाइम था जब केवल टेलीकॉम इक्विपमेंट इंपोर्ट ही होगा, ऐसा ही सोचा आज भी कुछ बोले हैं सर वो? अब मैं उनकी क्या कहूं ने, लेकिन केवल इंपोर्ट होता था। इस साल 10,000 करोड़ का टेलीकॉम इक्विपमेंट एक्सपोर्ट हुआ है। 10,000। इस पर एक सवाल है, जैसे, और ये रघुराम राजन जी ने ये बात कही थी, फॉर्मर जो हमारे आरबीआई गवर्नर है, उन्होंने कहा भारत में फोन बनते नहीं, असेंबल होते हैं, हम बनाते नहीं है, केवल जोड़ते हैं। देखिए बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, मैं उनकी बात नहीं करना चाहूंगा। वो उनका एक ही एजेंडा है, क्योंकि वो कांग्रेस के साथ ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। उनका एजेंडा है कि भारत में जितनी भी हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग जो कांग्रेस केवल प्रॉमिस करती थी, कभी ला नहीं पाई थी, वो बंद हो जाए। उनका, रघुराम राजन जी का, राहुल गांधी जी का, कांग्रेस का स्पष्ट एजेंडा है कि नौजवानों का भविष्य वापस उसी तरह से जैसा उनके पीरियड में होता था वैसा हो जाए। मोदी जी बहुत स्पष्ट संकल्प लिया हुआ है कि विश्व की जो सबसे अच्छी से अच्छी इंडस्ट्रीज होगी उनको हिंदुस्तान में डेवलप करेंगे। ये डिफरेंस है दोनों की सोच में। अब आप 6G की बात कर रहे हैं? बिल्कुल 6G के डेवलपमेंट में भारत लीडरशिप लेगा। सर रेलवे में, लेकिन एक सवाल बार बार पूछा जाता है, मैंने भी पूछा था सोशल मीडिया पर, क्या पूछें, तो आया कि भाई रेलवे की जॉब्स का पूछिएगा जरूर, और रेलवे के प्राइवेटाइजेशन का, ये बड़ा लोगों के मन में रहता है कि रेलवे प्राइवेटाइजेशन कर देंगे। देखिए ये भी ऑपोजिशन का एक इल्जाम है। देखिए मैं रेलवे के जॉब्स के बारे में बहुत क्लियर सबके सामने रखना चाहता हूं। 2004 से 2014 वाला यूपीए का जो कांग्रेस का पीरियड था,
उसमें करीब करीब 4,34,000 के आसपास टोटल रेलवे में एम्प्लॉयमेंट हुआ था। 2014 से 2024 मोदी जी के पीरियड में 5 लाख जॉब्स दिए गए और एब्सोल्युटली ट्रांसपेरेंट वे में दिए गए। इनफैक्ट पार्लियामेंट में, लोकसभा में कांग्रेस के एक एमपी साहब ने, केरल के एमपी साहब थे वो, उन्होंने स्पष्ट लोकसभा में कहा था कि वी आर रियली अमेज्ड कि बीजेपी में मोदी जी की सरकार ने इतना ट्रांसपेरेंट तरीके से रेलवे में एम्प्लॉयमेंट दिया। दूसरी बात प्राइवेटाइजेशन की, एब्सोल्युटली क्लियर भाषा में मेरे से पहले श्री पीयूष गोयल जी ने और मैंने पार्लियामेंट के फ्लोर पे कहा है कि रेलवे के प्राइवेटाइजेशन का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। So, ये इल्जाम बिल्कुल झूठ इल्जाम है। एब्सोल्युटली क्लियर, अनफाउंडेड है टोटली। ठीक है सर। सर एक जरा मेट्रो को लेकर भी लोगों की, क्योंकि हर शहर आजकल ये चाह रहा है कि हमारे यहाँ मेट्रो आ जाए। अगर आप ये बता दें हम कितने शहरों में हैं ऑलरेडी, हमारी कैपेसिटी क्या है और क्या प्लान हैं इसके? ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज है। कांग्रेस के टाइम में कुछ गिने चुने शहरों में केवल मेट्रो का फायदा मिलता था। आज मोदी जी ने 20 शहरों में, 20 सिटीज में मेट्रो प्रोजेक्ट स्टार्ट करके हमारी जो मिडिल क्लासेस हैं, हमारे नौजवान हैं, उनके लिए एक नई फैसिलिटी क्रिएट की है। और ये काम इतना तेजी से चल रहा है, बल्कि आज की तारीख में दुनिया में जो फास्टेस्ट मेट्रो रोल आउट है वो हिंदुस्तान में है। इस पर तो ताली बजानी चाहिए आप लोगों को। दिल्ली वालों को तो खासकर देश की पहली मेट्रो मिली थी आपको। सर अब जरा एक दो पॉलिटिकल सवाल आपसे लूंगा। केवल जब पहले फेज का इलेक्शन हो गया, अब बड़ी लोगों ने चर्चा करी, पहले फेज में तो शायद मोदी जी का काम बिगड़ गया, 102 सीटों पर चुनाव हुए थे। आप तो क्योंकि इलेक्शन इंचार्ज रहे ना पीछे असेंबली इलेक्शंस में, तो इनपुट तो आपके पास भी होगा। देखिए, पहला फेज हमारे लिए बहुत अच्छा गया है। पहले फेज में जिस तरीके से हमारे कार्यकर्ताओं ने देश भर में काम किया है और जिस तरह से जन जन ने मोदी जी की लीडरशिप में विश्वास प्रकट किया है, वो अभूतपूर्व है। मैं अगर आपको बताऊं क्या बड़ा चेंज आया है, एक बहुत बड़ा जो चेंज आया है वो अगर पिछले 10 वर्षों में एक गरीब से गरीब परिवार, साधारण से साधारण परिवार, उनके मन में मोदी जी के प्रति जो विश्वास पैदा हुआ है। आप सोचो, आज जो विपक्ष में कांग्रेस सरकार, कांग्रेस के जो नेता हैं, जब उनकी सरकार थी, उनके जब प्रधानमंत्री थे, वो बोलते थे कि दिल्ली से 100 रुपए भेजते हैं और जमीन पे 15 रुपए पहुंचता है। स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने ये प्रधानमंत्री रहते हुए कहा था। ये परिस्थितियां थी देश में, ये ऐसे थे हालात कांग्रेस के। मोदी जी ने उन हालातों को बदला, चेंज किया। आज दिल्ली से अगर 100 रुपए जाता है, पूरा का पूरा 100 रुपए गरीब के बैंक अकाउंट में पहुंचता है। ये मोदी जी बड़ा परिवर्तन लेके आए और उसके कारण आज जन जन में विश्वास आया है। लोगों के घर बने, घर तक पानी पहुंचा है, बिजली पहुंची है। इस तरह से परिवर्तन आया है। गैस का चूल्हा, अभी कुछ टाइम पहले मध्य प्रदेश में काम कर रहा था, वहां पे गांव गांव में लोगों से पूछो तो गैस का चूल्हा मतलब बड़े शहरों में अमीरों के घर में। मोदी जी ने गरीब घर में उस माँ का दर्द समझ के, माँ की पीड़ा समझ के घर घर तक पहुंचाया गैस का चूल्हा। ऐसा जब कोई काम करे 10 वर्षों तक, जैसा अभी स्पष्ट तौर पे कहा गया था कि कितना काम हुआ है 10 वर्षों में, उसके आधार पर इस चुनाव में जा रहे हैं। मोदी जी के 10 वर्षों के काम पर इस चुनाव में जा रहे हैं। सर आपने गैस के चूल्हे से लेकर मेट्रो ट्रेन, रेलवे स्लीपर कोच, रिजर्वेशन, सेमीकंडक्टर, सब में आपने कहा मोदी जी की सोच है। तो लोग सोचते हो कि एक आदमी इतना कैसे सोच सकता है? कितने इनपुट्स होते हैं प्राइम मिनिस्टर के? देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। मोदी जी बहुत ही ओपन माइंडेड पर्सन है। किसी के भी आइडियाज आए, बहुत सीरियसली उसको सुनते हैं, बहुत सीरियसली उसको ग्रहण करते हैं और देश में सभी को इन्वॉल्व करने की उनकी आदत है। आप देखो, जब विकसित भारत का पूरा किस तरह से विकसित भारत क्या होना चाहिए, कई लाख लोग, मेरे ख्याल से करीब करीब 20 लाख के आसपास लोगों ने अपने सुझाव दिए। उन सुझावों के आधार पर विकसित भारत क्या होगा उसका रोड मैप बन रहा है। भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो में करीब 15 लाख सुझाव आए। तो
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत स्पष्ट तौर पे एक कंसल्टेटिव फॉर्म है करने का, एंड ही इज अ वेरी इंटेंट लिसनर। बहुत ही इंटेंटली आपकी बात को सुनते हैं और उसमें से देश के लिए आगे क्या करना है उस पे जाते हैं। तो ये प्रधानमंत्री जी का जो थिंकिंग है, उनका काम करने का तरीका है, उसमें सभी को अपने व्यूज रखने का और उन व्यूज को लेके आगे बढ़ने का एक मौका मिलता है। डांटते भी हैं सर कभी कभी? देखिए, प्रधानमंत्री जी का हमेशा लक्ष्य रहता है कि देश को बड़ा सोचना चाहिए और उसके लिए खूब मेहनत करनी चाहिए, मेहनत भी करनी चाहिए और मेहनत करने के साथ साथ सबको साथ लेके चलने की एक भावना रहती है उनकी। संजय सिंह जी हमारे सामने बैठे हैं, स्वागत है सर आपका भी। इनकी पार्टी है कैंपेन मुझे उनको इंट्रोड्यूस भी करना था, उनको देख के मुझे सवाल भी याद आ गया। आम आदमी पार्टी ने सर देश में कैंपेन चलाया था, क्या सर चौथी फेल राजा चौथी पास राजा, हाँ? प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो इन्होंने कहा केजरीवाल साहब देखो आईआईटी पास आउट है, आप आईआईटी पास आउट हो, 10 साल देश के प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह जी, इतने बड़े अर्थशास्त्री, मोदी जी को क्या आता है? चलिए, आपने कहा ना इतने बड़े अर्थशास्त्री, तो मैं एक छोटी सी एक क्विज आपके सामने रखता हूं। जब श्रद्धेय अटल जी ने जिम्मेदारी दी देश की 2004 में यूपीए सरकार को, तब विश्व के जो पैरामीटर्स है जीडीपी के, इकोनॉमी के, अर्थव्यवस्था के पैरामीटर में भारत की कौन सी रैंक थी? 11वीं रैंक थी, राइट? 11th रैंक थी। 2004 से 2014 इतने बड़े अर्थशास्त्री, इतना बड़ा उनके साथ पास बड़ा जो अमला था, 2004 से 2014 का जो पीरियड था 11वीं रैंक से 11वीं रैंक पे ही रहे, यानी 10 साल पूरे के पूरे वेस्ट हो गए। 2014 में जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की जिम्मेदारी संभाली, 11वीं रैंक से आगे टॉप 5 इकोनॉमीज में, और आज मोदी की गारंटी है कि अगली टर्म में टॉप 3 इकोनॉमीज में आएंगे। आप सोचो, जब 5वीं बड़ी आर्थिक ताकत बना भारत, कितना देश भर में काम हो पा रहा है। रेलवे का नेटवर्क आगे जा रहा है, हाईवे बन रहे हैं, पोर्ट्स में इंप्रूवमेंट आ रहा है, 80 करोड़ गरीब परिवारों को हर महीने मुफ्त राशन मिल पा रहा है। आयुष्मान भारत में 40 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज हो रहा है। और अभी मोदी जी ने ऐलान किया है कि 70 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक हमारे परिवारजन को, चाहे किसी भी वर्ग का हो, चाहे किसी भी इनकम लेवल का हो, उसको फ्री इलाज मिलेगा 5 लाख रुपए तक का। तो जब 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था में इतना कुछ हो पा रहा है, तो आप सोचो जब 3री बड़ी आर्थिक ताकत बनेगा भारत, हर गरीब के लिए, हर व्यक्ति के लिए कितना कुछ हो सकता है। देखिए, केजरीवाल जी ने राजनीति को इतने नीचे के स्तर पर रख लिया है कि आज कई बार मुझे लगता है कि इतनी छोटी सोच किसी को नहीं रखनी चाहिए। विशेषकर जो व्यक्ति मुख्यमंत्री लेवल तक पहुंचा हो, उस व्यक्ति को तो अपने शब्दों पे, अपनी बात पे एक गरिमा रखनी चाहिए। देश आज दुनिया भर में माना जाता है, दुनिया भर में भारत की एक बहुत बड़ी पहचान है। तो राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले हर कार्यकर्ता का, हर व्यक्ति की ये जिम्मेदारी है कि देश में डिबेट का लेवल और हर जगह गरिमा बनाए रखे। राहुल गांधी तो तानाशाह कहते हैं। राहुल जी का तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता भाई, उनको जो उनके लोग पढ़ा देते हैं बस वो बोलते हैं, और उनका एक सीजन रहता है, थोड़े दिन के बाद में एकदम नई चीज बोलेंगे। आपकी मुलाकात तो हुई होगी सर, कभी पार्लियामेंट में मिलते होंगे? पार्लियामेंट में हो, कहीं भी पार्लियामेंट में आते कितनी बार है? गिना कभी? मैंने अभी हाल ही में देखा था, जब वो रेलवे के बारे में कुछ कुछ कमेंट किए, कुल मिला के उन्होंने 4 बार रेलवे का प्रश्न पूछा है और एक बार भी रेलवे शब्द उन्होंने अपने पार्लियामेंट के करियर में इस्तेमाल नहीं किया। ऐसे हैं राहुल गांधी जी, उसका क्या कहें। सर आखिर में 2 मिनट लूंगा आपके पास, आपसे बस 5 सवाल मेरे पास हैं, रैपिड फायर राउंड समझ लीजिए उसको आप। 1 वर्ड आंसर्स चाहिए इनके, केवल इनके। राजनीति शुरू में करें? 1 वर्ड नहीं होता है। जी शुरू करें। राइट, आपने सरकारी नौकरी भी की है, आपने प्राइवेट नौकरी भी की है, आपने अपना काम भी किया है, आपने सरकार में मंत्री का काम भी किया है, तो गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर क्या अच्छा लगता है आपको? देखिए, देश में सभी की जरूरत होती है और गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। अच्छी सरकार, जैसे पिछले 10 वर्षों की मोदी जी की सरकार रही है, ऐसी सरकार देश में बहुत एक नई ऊर्जा पैदा कर सकती है, देश को एक नए
दिशा में ले जा सकती है, बहुत अच्छे मुकाम पे ले जा सकती है, जिससे कि जन जन के जीवन में परिवर्तन आए। क्या अच्छा लगता है आपको, पॉलिटिक्स करना, बयानबाजी करना या परफॉर्म करना, काम करना? मोदी जी की सरकार में हम सब के सब एक ही चीज पे फोकस करते हैं, रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म। आप अगर मंत्री नहीं होते तो क्या होते? मंत्री नहीं होते तो क्या होते? देखिए, जीवन में जहां पर भी आप रहें, मैं और जो मेरे सामने नौजवान है उनको भी यही कहूंगा, मोदी जी हमेशा एक चीज कहते हैं, कुछ करने का सोचो, कुछ बनने का मत सोचो। ये मोदी जी की चीज मैं सभी नौजवान साथियों से कहूंगा, लिख के रखना। देश के लिए कुछ करने की सोचो, कभी भी कुछ बनने की मत सोचो, देश के लिए कुछ करने की सोचो। आपको मालूम नहीं होगा शायद कि कहां से हैं अश्विनी वैष्णव जी। राजस्थान से हैं, तो दिल्ली या जोधपुर कहां अच्छा लगता है? वैसे जोधपुर का गुलाब जामुन हो, मिर्ची बड़ा हो, वो याद आता ही रहता है। आखिरी सवाल मेरा, 300 पार या 400 पार? 400 पार। बहुत शुक्रिया अश्विनी वैष्णव जी, जोरदार तालियों के साथ हमारे पहले मेहमान। धन्यवाद।